हेलो बच्चों, आज की वीडियो में बेटा हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। ये कौन सा एक्सरसाइज का बेटा? मिसलेनियस एक्सरसाइज का। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा हुआ बेटा? गिव एग्जांपल्स ऑफ टू फंक्शंस। टू फंक्शंस का हमें एग्जांपल देने बेटा, और टू फंक्शंस के एग्जांपल में क्या है? पहला f such that n to n और g such that n to n। इसका मतलब जो फंक्शन f है वो भी नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर जा रहा है, g फंक्शन जो है ये भी नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर जा रहा है, और हमें इन दोनों के क्या देना बेटा? एग्जांपल्स देने हैं। तो एग्जांपल्स देने का मतलब क्या है? हमें लेट करना पड़ेगा। पहले इसको समझते हैं। ये बेटा f है और इसका डोमेन n टू n जा रहा है। अब ये भी n है, ये कहाँ जा रहा है बेटा? g। ठीक है, ये f फंक्शन और g फंक्शन है। ये 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4 5 और ये भी 1 2 3 4 5। क्यों लिया मैंने? क्योंकि सारे ही नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर जा रहे थे। इसने आगे क्या बोला है? सच दैट GOF, मतलब जो GOF है ये क्या होना चाहिए? ऑन्टो होना चाहिए। बट F जो है वो ऑन्टो नहीं होना चाहिए। अब F ऑन्टो नहीं होना चाहिए, इसका मतलब क्या है? इसमें कोई ना कोई एलिमेंट बचना चाहिए। जब इमेज फॉर्मेशन हो रही है तो यहाँ पे कोई ना कोई एक एलिमेंट बचना ही चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लेट कर लिया बेटा यहाँ पे fx इक्वल्स टू x प्लस 1 और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। समझ आया बेटा? ये होता है x, ये होता है y। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे fx क्या माना? x प्लस 1 और x कहाँ बिलोंग्स कर रहा था बेटा? नेचुरल नंबर के अंदर। तो अब आप देखो, अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा बेटा? 2 आ जाएगा। अब मैं 2 पुट करूँ तो क्या आएगा? 3। मतलब 1 पुट कर रहा हूँ 2 पुट करूंगा 3 पुट करूंगा 4 पुट करूंगा 5 और 5 पुट करूंगा तो आएगा 6। तो यहाँ 6 भी लिख लेते, चलो 6। तो इसका मतलब ये 1 बच गया, और ये 1 बच गया तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है? ये ऑन्टो नहीं है, और ये ऑन्टो नहीं है तो हमारा काम खत्म हो गया। fx हमें ऑन्टो नहीं प्रूव करना था। अब क्या करना है? GOF ऑन्टो कराना पड़ेगा हमें। GOF को ऑन्टो कराना पड़ेगा। इसका मतलब ये सारे एलिमेंट का इमेज कहाँ बनना चाहिए? यहाँ बनना चाहिए। इन सारे एलिमेंट का इमेज कहाँ बनना चाहिए? यहाँ बनना चाहिए। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे? देखो करना क्या है हमें? हम यहाँ पे gx एक फंक्शन बनाते हैं। gx एक फंक्शन बनाते हैं, ये भी लेट करते हैं यहाँ पे कि when x is equals to 1 तो 1 लेंगे यहाँ पे। when x is greater than 1 तो यहाँ पे x minus 1। ठीक है, when x equals to 1 तो यहाँ पे आप कुछ भी बना सकते हो, लेकिन ये बिल्कुल एक्यूरेट है तो हम इसी को लेके चलेंगे और ये जल्दी समझ भी आ जाएगा। x की वैल्यू 1 है तो यहाँ 1 आएगा, x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो यहाँ पे x minus 1 आएगा। इसका मतलब क्या है? GOF, ये हमने gx माना है। अब हमें निकालना क्या है? GOF। तो देखते हैं बेटा, GOF का मतलब क्या है? g के अंदर fx, यही तो मतलब है। GOFX, GOF का मतलब क्या है? g के अंदर fx। अब बेटा देखो, अब fx की वैल्यू क्या है हमारे पास? जैसे ही fx की वैल्यू हमारे पास इनपुट कहां से स्टार्ट होगा? यहां से। अगर मैंने 1 पुट किया, अच्छा ये आएगा, ये आएगा सॉरी। जैसे मैं इनपुट 1 पुट करूंगा 1, तो 1 पे क्या है? gx की वैल्यू 1 ही है। ठीक है, समझ आया? जैसे ही 1 पुट करूंगा यहाँ पे आ जाएगा 1। इसके बाद अब हमारे पास fx। अब fx क्या माना हमने? अब fx अगर हम यहाँ पे 2 माने, ठीक है, जब 2 ना मान के हम fx को क्या मान लेते हैं? x प्लस 1 मान लेते हैं। जब हम fx की वैल्यू x प्लस 1 मानेंगे, देखो 1 पे तो 1 ही आना है। जैसे ही fx की वैल्यू x प्लस 1 मानूंगा मैं, ये x प्लस 1 की वैल्यू कहाँ जाएगी? यहाँ आ जाएगी। अब x प्लस 1 क्यों माना? जैसे ही मैं x की वैल्यू ग्रेटर देन 1, अगर मैं 1 पुट करता हूँ यहाँ पर तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और 2 कहाँ आएगा? इसमें आएगा या इसमें आएगा? इसमें आएगा ना। अब मैं x पे क्या पुट करूंगा बेटा? x प्लस 1, तो ये आएगा x प्लस 1 माइनस 1। 1 से 1 कट गया, क्या बचा बेटा हमारे पास? x। ये x इक्वल्स टू 1 पे हो गया और ये x ग्रेटर देन 1 पे हो गया। तो क्या है बेटा हमारे पास? x। अब देखो x की वैल्यू 1 पे 1 आ रहा है, 2 पे क्या आएगा? 2, 3 पे 3 आ जाएगा, 4 पे 4 आ जाएगा और 5 पे 5 आ जाएगा। तो इससे हमें क्या पता चला?
गॉफ ऑल्टो हो गया, तो हम क्या लिखेंगे 4x equals to 1, it gives 1 if x is greater than 1, it gives x and x belongs to natural number। ठीक है, तो yes it is onto, तो yes it is onto। तो ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा ट्रिकी है, आप इसको एक बार और देखेंगे, आपको प्रॉब्लम आएगी यहाँ पे। तो इस प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करोगे बेटा कि जब भी x की वैल्यू 1 है तो 1 आ चुका है, जैसे x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी, x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या है, x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 का मतलब है हमारे पास कौन सा फंक्शन आएगा gx के अंदर, ये वाला, और हमारे पास fx फंक्शन क्या है x + 1। अब x + 1 यहाँ पुट करोगे तो x + 1 -1 ये कैंसिल आउट हो गया, क्या आ गया x, और जो x आने से हमारा फंक्शन जो गॉफ था वो क्या हो गया ऑन्टो। ठीक है बेटा, अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं। तो बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है बेटा, गिवन अ नॉन एम्प्टी सेट x, एक जो सेट है x तो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है बेटा, ये एक मिनट मार्कर कहां गया यार, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन क्या होगा बेटा, देखो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, देखने में अजीब सा लग रहा है, पढ़ोगे तो और अजीब सा लगेगा, लेकिन ये बड़ा आसान है। क्या लिखा हुआ है, गिवन क्या दे रखा है, ए नॉन एम्प्टी सेट x, x जो है वो एक नॉन एम्प्टी सेट है, और नॉन एम्प्टी सेट का मतलब क्या होता है, कोई ना कोई एलिमेंट इसके अंदर जरूर होगा, और कंसीडर px which is the set of all the subset of x। अब px क्या है, px एक सेट है जो जितने भी x के सबसेट बन सकते हैं उसको वो कंसीडर कर रहा है, ठीक, सॉरी कंसीडर px which is the set of all the subset of x, वो एक ऐसा सेट है जो x के जितने भी सबसेट बन सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये एक तरह से पावर सेट है, तो हम क्या कर रहे हैं, पावर सेट बनाने हैं हमें, तो मैं एक px सेट लूंगा जिसमें क्या क्या हो सकता है बेटा, 5 हो सकता है px, ठीक है, हमने यहाँ पे मान लिया, चलो x मान लिया हमने यहाँ पे 3 और 4, तो क्या क्या हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, ये माना है बेटा, ठीक है, और इसके बाद 3 4 हो सकता है, इसके अलावा तो नहीं हो सकते पावर सेट इसके। इसके बाद क्या कह रहा है, डिफाइन द रिलेशन इन px। अब इस रिलेशन r का मतलब क्या है, r का मतलब है जो r बनेगा वो px क्रॉस px से बनेगा। इसका मतलब क्या है, इसका क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या क्या आ सकता है बेटा, px क्रॉस px का करेंगे, बस यही समझना था, px क्रॉस px क्या बनेगा बेटा, एक तो 5,5 बन सकता है, समझ आया कैसे 5,5 बनेगा, इसका भी अपना बनेगा, इसका भी अपना बनेगा, और इसका भी अपना बनेगा। अब px क्रॉस px का मतलब क्या होता है, यहाँ पे 5 3 4 और 3,4, और यहाँ भी 5 3 4 और 3,4, समझ आया बेटा। अब क्या होगा, ये इससे कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, इससे इससे बनाएगा, इसको इससे बनाएगा, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, और इसको इससे। तो आप देख सकते हो ये अपने जो एलिमेंट है अपने आप तो इमेज बना ही रहा है, तो इसका मतलब रिफ्लेक्शन तो होगा। लेकिन आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है, अभी यहाँ पे कहानी यही खत्म हो रही है। A एंड B, A और B मतलब A रिलेट हो रहा है B से if and only कब होगा, if A is the subset of B, is R is an equivalence relation on Px, justify your answer। इसने क्या बोला था कि जो रिलेशन है वो Px में is follow as for A, B, मतलब इसमें क्या होगा, इसने क्या बोला है कि अगर A सबसेट है B का, मतलब जो हमारे पास ये रिलेशन R
फाई बन रहा है वो कैसा बन रहा है बेटा, देखो अब ये फाई है, फाई जो होगा वो किस, फाई मतलब ए, जो ए होगा वो किसी का सबसेट होगा, मतलब जो फाई है अगर हम देखें फाई तो इसका मतलब जो फाई कॉमा 3 इसका सबसेट होगा। अगर मैं 3 ले लेता हूं यहाँ पे, अगर मैं 3 लेता हूं तो 3 किसका सबसेट हो सकता है, 3 कॉमा 4 का हो सकता है। तो इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो हमें इससे कोई काम नहीं करना है, हमें मतलब है इससे और इससे। तो हम देखते हैं यहाँ पे रिफ्लेक्सिव, ये समझ आया होगा बेटा, जिसको ये समझ आ गया कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। अब रिफ्लेक्सिव देखते हैं बेटा। रिफ्लेक्सिव का केस क्या होता है, रिफ्लेक्सिव केस होता है कि इसमें ए कॉमा ए, मतलब ए रिलेट करना चाहिए ए से। इसका मतलब क्या है, क्या ए सबसेट हो सकता है बी का, मतलब ए सबसेट हो सकता है ए का, तो आप बोलोगे बिल्कुल सर। और यहाँ पे जो ए बिलोंग्स कर रहा है वो कर रहा है पी एक्स के अंदर, पी एक्स के अंदर, और दूसरा जो ए बिलोंग्स कर रहा है वो भी कर रहा है पी एक्स के अंदर, ठीक है बेटा। इसके बाद ये हो गया रिफ्लेक्सिव, यस इट इज रिफ्लेक्सिव। इसका सेकंड केस क्या है, सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक का केस क्या होता है बेटा, तो सिमेट्रिक का जो केस होता है वो है हमारे पास, जैसे कि अगर ए आर बी से रिलेट हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ए इज द सबसेट ऑफ बी, और ए एंड बी दोनों के दोनों बिलोंग्स किस में कर रहे हैं, पी एक्स में। इसी तरीके से क्या जब ए सबसेट है बी का, तो क्या बी रिलेट कर पाएगा ए से, क्या बी सबसेट हो पाएगा बी से, क्या बी जो होगा वो सबसेट हो पाएगा ए से, तो आप बोलोगे सर नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। अब ये हो सकता है क्या फाई इसका सबसेट है, तो क्या फाई कॉमा 3 इसका सबसेट हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता, तो ये सिमेट्रिक तो नहीं है। अब बात करें ट्रांजिटिव की, तो ट्रांजिटिव का केस क्या होगा, अगर ए रिलेट कर रहा है बी से, इसका मतलब ए जो है वो सबसेट है बी का, और यहाँ पे ए कॉमा बी बिलोंग्स कर रहे हैं पी एक्स के अंदर, तो मैं यहाँ पे लेट कर देता हूँ सी जो बिलोंग्स कर रहा है किसके अंदर, पी के अंदर। तो क्या बी रिलेट करेगा सी के साथ, बिल्कुल करेगा। तो क्या बी जो होगा वो सबसेट होगा सी का, बिल्कुल होगा। और यहाँ पे बी कॉमा सी जो होंगे वो बिलोंग्स किसमें करेंगे, पी एक्स के अंदर। तो यहाँ देखते हैं या यहाँ देखते हैं, तो क्या ए जो होगा वो रिलेट करेगा बिल्कुल सी के साथ, बिल्कुल करेगा। अगर ए रिलेट, ए जो है सबसेट है बी का, बी सबसेट है सी का, तो हमारा जो ए होगा रिलेट करेगा सी से, मतलब ए जो होगा वो सबसेट होगा सी का। तो इसका मतलब यस इट इज ट्रांजिटिव। तो ये ट्रांजिटिव होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा, तो ये इक्विवेलेंस भी नहीं होगा, ठीक है बेटा। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, आप देख सकते हैं, वीडियो पॉज करके इसे नोट डाउन करें, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेटा अब इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या लिखा है, फाइंड द नंबर ऑफ ऑल ऑनटो फंक्शंस फ्रॉम द सेट 1 2 3 अप टू n टू इटसेल्फ। मतलब क्या है, क्या बोल रहा है बेटा क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा है 1 2 3 डैश डैश अप टू n, और 1 2 3 डैश डैश अप टू n। इसका मतलब कोई फंक्शन है वो अपने आप में ही क्या कर रहा है, इमेजेस क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो हमें बताना है कि नंबर ऑफ ऑनटो फंक्शन कितने होंगे। बेटा एक चीज समझ लो, एक चीज, ऑनटो का मतलब क्या होता है कि इसमें के जितने भी एलिमेंट हैं वो इनके साथ इमेज क्रिएट करना चाहिए। इसका मतलब क्या है, ये जो 1 है वो किस किस के साथ एलिमेंट बना सकता है, किस के साथ इमेज बना सकता है, इस 1 के साथ बना सकता है, 2 के साथ बना सकता है, और इन n नंबर में से किसी भी नंबर के साथ बना सकता है। तो आप ये तो नहीं कहोगे कि आप जादू, आप ऐसा तो नहीं कि जादूगर हो, आप ये कहोगे सर 1 जो है ना वो 3 के साथ बनाएगा, ऐसा पॉसिबल थोड़ी बेटा। तो इसका मतलब क्या है, ये जो 1 है वो किसी से भी इमेज बना सकता है, और किसी से इमेज बना सकता है, तो इस 1 के लिए नंबर ऑफ इमेजेस, फ्री इमेजेस कितने हो गई, n हो गई। बात समझ आई। इसके बाद सेकंड चीज, अब 1 ने किसी ना किसी हिसाब से इमेज बना ही लिया हो, ठीक है। अब इमेज जब इसने बना लिया तो इसमें से एक नंबर कम होगा, अब इसमें कितने नंबर बचेंगे बताओ जरा बेटा, मुझे n-1 बचेंगे। तो ये 2 जो है ये वो कितने नंबरों के साथ इमेज बनाएगा, n-1, तो मल्टीप्लाई n-1। फिर नेक्स्ट क्या होगा, आप बोलोगे सर n-2, नेक्स्ट क्या होगा n-3, और डैश डैश 2 3 1। कुछ पढ़ा होगा आप लोगों ने, फिर 5 चैप्टर, फिफ्थ चैप्टर पढ़ा होगा आप लोगों ने, सॉरी फिफ्थ नहीं 7 चैप्टर पढ़ा होगा, 7.2 एक्सरसाइज n फैक्टोरियल, फैक्टोरियल है
और ये कौन सा फैक्टोरियल है, ये है n फैक्टोरियल। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी सेट अगर अपने आप से ही इमेज क्रिएट कर रहा है तो उसमें नंबर ऑफ ऑन्टो फंक्शंस कितने होंगे, n फैक्टोरियल। ठीक है बेटा, तो इस बात को समझ आया आपको, तो इसको नोट डाउन करें, अगर कुछ डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं, देखने तो बड़ा इजी लग रहा है, देखते हैं क्या कर रहा है बेटा। एक सेट ऐसे है जिसमें ए बी सी एलिमेंट है, एक टी सेट है 1 2 3। हमें क्या करना है, फाइंड एफ इनवर्स। एफ इनवर्स तभी निकाल सकते हैं जब फंक्शन क्या हो, बाइजेक्टिव। और बाइजेक्टिव फंक्शन जब होता है जब वो 1 1 होता है और ऑन्टो होता है। ये बात आप समझ चुके हो। ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एफ फ्रॉम एस टू टी, एस से लेकर टी, मतलब जो फंक्शन है वो डिफाइन है एस टू टी। तो जो एफ इनवर्स होगा वो लाइक क्या करेगा, टी टू एस। सिंपल से समझ आ रहा है बेटा आपको। जो भी फंक्शन हमारा एफ होगा, एफ इनवर्स, वो क्या होगा, टी से एस। टी से एस क्यों होगा, क्योंकि जो कोडोमेन है वो डोमेन बन जाता है और जो डोमेन होता है वो कोडोमेन बन जाता है। इसका मतलब पहले तो हमें चेक करना पड़ेगा जो हमारे पास एस है वो क्या है, ए बी सी, और ये है 1 2 3। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं A3 के साथ, B2 के साथ और C1 के साथ। तो क्या ये फंक्शन है, बिल्कुल फंक्शन है। और क्या ये फंक्शन है तो क्या 1 1 है, बिल्कुल 1 1 है। और क्या ये इधर के सारे एलिमेंट इधर आ रहे हैं, तो ये ऑन्टो भी है। और ऑन्टो भी है तो इसका इनवर्स क्या निकलेगा, जो इसका कोडोमेन है वो बन गया डोमेन, और जो डोमेन था वो क्या बन गया, कोडोमेन। तो हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट पार्ट के लिए जो हमारा एफ इनवर्स होगा, आप बताओ बेटा क्या होगा, कोडोमेन क्या बन गया है, डोमेन, मतलब 3 A 2 B और 1 C। दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, ए जो है वो 2 के साथ बना रहा है, बी 1 के साथ और सी 1 के साथ, और इसमें 3 मिसिंग है। और 3 मिसिंग है तो ये 1 1 तो होएगा नहीं, पहली बात तो ये वो 1 1 ही नहीं हुआ, क्योंकि 1 के साथ और मैनी 1 हो गया ये, और मैनी 1 हो गया तो इसका एफ इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता। लेकिन हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे कि किस तरीके से अगर कोई फंक्शन 1 1 होता है तो हम कैसे उसका भी इन्वर्टिबल निकाल सकते हैं। मैं अभी भी बता सकता हूं लेकिन कोई फायदा नहीं है उसका। अभी जब सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ेंगे, उसमें समझेंगे हम कि कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं जिन फंक्शन का, जो फंक्शन 1 1 नहीं मैनी 1 होते हैं, उसको इन्वर्टिबल कैसे होगा। 15 में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर क्या दे रखा है, एक ए दे रखा है सेट और एक सेट दे रखा है बेटा बी, और एफ और जी जो है वो ए टू बी जा रहे हैं, मतलब ए से लेकर बी तक जा रहे हैं बेटा, ठीक है, मतलब x से जा रहे हैं y की तरफ। बी फंक्शन डिफाइंड बाय fx इक्वल्स टू, अब देखो बेटा सॉल्यूशन के अंदर जो fx गिवन है यहाँ पे वो x² - x है, और ये बोल रहा है जो x बिलोंग्स टू कर रहा है वो a के साथ, a में कर रहा है, मतलब a सेट मतलब इसके अंदर। इसके बाद gx जो है वो है ट्वाइस, ये मॉड है बेटा x - 1/2 - 1, ठीक है बेटा, इसमें बोला है। और इसमें भी जो x है वो बिलोंग्स कर रहा है किसके अंदर बेटा, सेट A के अंदर ही कर रहा है, ठीक है, इतनी बात समझ आ गई है। R F एंड G, मतलब जो ये F है ये fx फंक्शन है और ये gx फंक्शन है, क्या ये आपस में इक्वल है। इक्वल होने का मतलब क्या है, f - 1 इक्वल टू होना चाहिए g - 1 के, समझ आया। क्यों लिखा ये, क्योंकि इन दोनों का ही डोमेन जो है वो क्या है, x है। अब f - 1 इक्वल टू f - g - 1 होना चाहिए, f0 जो होना चाहिए वो g0 के होना चाहिए, f1 जो होना चाहिए वो g1 के होना चाहिए, जो f2 के इक्वल होना चाहिए वो g2 के इक्वल होना चाहिए। अगर ये सारे इक्वल है तो इससे हम कह सकते हैं कि f और g आर इक्वल। तो देखो बेटा कैसे करते हैं, f के अंदर -1 पुट करो, fx के अंदर -1 पुट करेंगे तो ये -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, और -+1 तो ये आ गया 2। एज इट इज यहाँ -1 पुट करेंगे तो ट्वाइस -1 -1/2 -1, तो ट्वाइस -1 और -2 और -1 -3/2 और मॉड -1, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया 3 -1, ये भी आ गया 2, तो g - 1 f - 1 तो इक्वल है बेटा। अब हम पुट करते हैं f0 और g0 एक साथ ही पुट करते हैं, f0 की वैल्यू आएगी 0
आप देख सकते हैं g0 की वैल्यू यहाँ 0 पुट करते ही ये 2 मल्टीप्लाई -1/2 बचेगा, जो 1/2 आ जाएगा -1। 2 से 2 कट गया, 1 -1 क्या होता है बेटा 0। इसके बाद है हमारे पास f1 और g1। f1 पुट करें बेटा 0 ही आएगा, यहाँ भी 1 पुट करें तो क्या आएगा 1 में से 1/2 किया तो 1/2 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 -1, ये भी 0 आ रहा है। तो 2 भी पुट करेंगे बेटा 0 ही आना है, सॉरी 2 पुट करेंगे और g2 देखो 2 पुट करते ही 4 - 2 2 आ जाएगा। 2 पुट करेंगे यहाँ पे तो 2 में से 1/2 किया तो 3/2, 3/2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे और -2 करोगे, एक मिनट, यहाँ पे आएगा 2 2 2 जा 4, 4 में से 1 गया 3 और 3 को 2 से काटोगे, अच्छा सॉरी 1 है तो उसको गलत कैसा है, तो 3 में से 1 गया 2 और ये भी 2। इसका मतलब क्या है हमारा जो fx है वो इक्वल है gx पे, कब जब x बिलोंग्स करता है a के अंदर। तो दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, तो आपको समझ आ गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। और क्वेश्चन नंबर तो हमने क्या बात की क्वेश्चन नंबर 17 की, जिसमें वो कह रहा है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन बताना है। अभी तक हम क्या बता रहे थे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। तो देखते बेटा एक साइड बनाते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन है। आप क्वेश्चन देख लेना बेटा। क्वेश्चन क्या है 1 2 3 है और सेट ए जो है वो 1 2 3 है और वो कह रहा है कि द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन बताना है, द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन बताना है कंटेनिंग 1, 2 इज, चार ऑप्शन दे रखे हैं, बिल्कुल ऊपर वाले ऑप्शन दे रखे हैं 1 2 3 एंड 4। तो देखो बेटा बनाते हैं इसको। आपको पता है जो आर सेट बनेगा स्मॉलेस्ट वो क्या बनेगा 1, 1 2, 2 1, 3 सॉरी 3, 3। तो इसमें क्या बोला है 1, 2 ऐड करना है। जैसे ही मैं 1, 2 ऐड करूंगा तो हमारे पास हमें क्या ऐड आउट करना पड़ेगा इसे सिमेट्रिक बनाने के लिए 2, 1। तो देखो एक मिनट, तो देखते हैं क्या इक्विवेलेंस बना, रिफ्लेक्सिव तो है, सिमेट्रिक भी है, क्या ट्रांजिटिव है 1, 2 a, b, b, c, क्या a, c भी है इसमें, a, c क्या है 1, 1 ये तो है। तो ये आपका एक इक्विवेलेंस बन गया। तो अब ये तो आंसर हो नहीं सकता इसका, अब ये होगा ये होगा या ये होगा। अब हम बनाते हैं यहां से R1। R1 क्या बनेगा देखो 1, 1 2, 2 3, 3 1, 2 और 2, 1। तो हम क्या ऐड करते हैं इसमें 1, 3 ऐड कर लेते हैं। जैसे ही 1, 3 ऐड करेंगे तो हमें क्या ऐड करना पड़ेगा सिमेट्रिक बनाने के लिए 3, 1। और हमने यहाँ पे देखा था कि अगर मैं ऊपर हमने क्वेश्चन देखा था, अगर हम 1, 3 ऐड कर रहे हो 3, 1 है तो इसमें और क्या बनेगा 2, 1, 2। देखो अब यहाँ पे ये ट्रांजिटिव नहीं बन पा रहा क्यों, क्योंकि 2, 3 क्या है मिसिंग है इसमें। तो अगर जैसे ही मैं 2, 3 ऐड करूंगा तो क्या बन जाएगा बेटा 3, 2 भी ऐड करना ही पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं ये तो बिल्कुल ओरिजिनल जो हमें ओरिजिनल बनाया था स्टार्टिंग के अंदर वो बन चुका है, और ये वो बन चुका है। तो इससे ज्यादा ये सबसे बड़ा रिलेशन है किसका 1, 2, 3 का। तो एक और बन सकता है वो है R1 और ये R। तो इसका आंसर क्या होगा B। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है B और इसका आंसर है 2 नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन बनेंगे 1, 2, 3 के। ठीक है बेटा, क्या किया हमने 1, 2 और 2, 1 तक तो इक्विवेलेंस था ही। जैसे ही 1, 3 ऐड किया 3, 1 ऐड करना मजबूरी हो गया। मजबूरी क्यों हो गया, क्योंकि हमें ये रिफ्लेक्सिव बनाना था, सॉरी ये सिमेट्रिक बनाना था। लेकिन जब हमने देखा कि 2, 3 नहीं है इसके अंदर तो ट्रांजिटिव के लिए, तो ट्रांजिटिव में हमने क्या करा 2, 3 ऐड किया। और जब 2, 3 जब ऐड किया तो मजबूरी हो गया हमें कि सिमेट्रिक होने के लिए 3, 2 ऐड करना पड़ेगा। जैसे ही 3, 2 ऐड किया हमने तो ये हमारा क्या हो गया ट्रांजिटिव भी हो गया, रिफ्लेक्सिव भी हो गया और सिमेट्रिक भी हो गया। तो ये क्वेश्चन हो गया खत्म। तो बेटा साथ के साथ एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा कि लेट, क्योंकि बाइनरी है नहीं बेटा, तो मैंने बाइनरी का एक भी क्वेश्चन नहीं किया क्योंकि सिलेबस में नहीं तो फायदा भी नहीं है बेटा। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं।
क्वेश्चन देख लेना बेटा बुक के अंदर, या मैं लिख देता हूँ, चलो लिख देता हूँ। तो हमें क्या बात की क्वेश्चन नंबर 17 की, जिसमें वो कह रहा है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन बताना है। अभी तक हम क्या बता रहे थे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। तो देखते हैं बेटा एक साइड बनाते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन है। आप क्वेश्चन देख लेना बेटा। क्वेश्चन क्या है, 1 2 3 है और सेट ए जो है वो 1 2 3 है, और वो कह रहा है कि द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन बताना है, द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन बताना है कंटेनिंग 1, 2 इज, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बिल्कुल ऊपर वाले ऑप्शन दे रखे हैं 1 2 3 एंड 4। तो देखो बेटा बनाते हैं इसको। आपको पता है जो आर सेट बनेगा स्मॉलेस्ट वो क्या बनेगा, 1, 1 2, 2 1, 3 सॉरी 3, 3। तो इसमें क्या बोला है, 1, 2 ऐड करना है। जैसे ही मैं 1, 2 ऐड करूंगा तो हमारे पास हमें क्या ऐड और करना पड़ेगा इसे सिमेट्रिक बनाने के लिए, 2, 1। तो देखो एक मिनट, तो देखते हैं कि इक्विवेलेंस बना, रिफ्लेक्सिव तो है, सिमेट्रिक भी है, क्या ट्रांजिटिव है, 1, 2 A, B, B, C, क्या A, C भी है इसमें, A, C क्या है, 1, 1 ये तो है। तो ये आपका एक इक्विवेलेंस बन गया। तो अब ये तो आंसर हो नहीं सकता इसका, अब ये होगा, ये होगा, या तो ये होगा। अब हम बनाते हैं यहाँ से R1। R1 क्या बनेगा, देखो 1, 1 2, 2 3, 3 1, 2 और 2, 1। तो हम क्या ऐड करते हैं इसमें, 1, 3 ऐड कर लेते हैं। जैसे ही 1, 3 ऐड करेंगे तो हमें क्या ऐड करना पड़ेगा सिमेट्रिक बनाने के लिए, 3, 1। और हमने यहाँ पे देखा था कि अगर मैं ऊपर हमने क्वेश्चन देखा था, अगर हम 1, 3 ऐड कर रहे हैं और 3, 1 है तो इसमें और क्या बनेगा, 2, 1, 2। देखो अब यहाँ पे ये ट्रांजिटिव नहीं बन पा रहा, क्यों, क्योंकि 2, 3 क्या है, मिसिंग है इसमें। तो अगर जैसे ही मैं 2, 3 ऐड करूंगा तो क्या बन जाएगा बेटा, 3, 2 भी ऐड करना ही पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं ये तो बिल्कुल ओरिजिनल, जो हमने ओरिजिनल बनाया था स्टार्टिंग के अंदर वो बन चुका है, और ये वो बन चुका है। तो इससे ज्यादा ये सबसे बड़ा रिलेशन है किसका, 1, 2, 3 का। तो एक और बन सकता है वो है R1 और ये R। तो इसका आंसर क्या होगा, B। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है B, और इसका आंसर है 2 नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन बनेंगे 1, 2, 3 के। ठीक है बेटा, क्या किया हमने, 1, 2 और 2, 1 तक तो इक्विवेलेंस था ही। जैसे ही 1, 3 ऐड किया, 3, 1 ऐड करना मजबूरी हो गया। मजबूरी क्यों हो गया, क्योंकि हमें ये रिफ्लेक्सिव बनाना था, सॉरी ये सिमेट्रिक बनाना था। लेकिन जब हमने देखा कि 2, 3 नहीं है इसके अंदर, तो ट्रांजिटिव के लिए, तो ट्रांजिटिव में हमने क्या करा, 2, 3 ऐड किया। और जब 2, 3 जब ऐड किया तो मजबूरी हो गया हमें कि सिमेट्रिक होने के लिए 3, 2 ऐड करना पड़ेगा। जैसे ही 3, 2 ऐड किया हमने, तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया, रिफ्लेक्सिव भी हो गया और सिमेट्रिक भी हो गया। तो ये क्वेश्चन हो गया खत्म। तो बेटा साथ के साथ एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा कि लेट, क्योंकि बाइनरी है नहीं बेटा, तो मैंने बाइनरी का एक भी क्वेश्चन नहीं किया क्योंकि सिलेबस में नहीं है, तो फायदा भी नहीं है बेटा। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। आप क्वेश्चन देख लेना बेटा बुक के अंदर, या मैं लिख देता हूँ, चलो लिख देता हूँ बेटा 18 को। इसे कराने से पहले बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे लिए है और वो आप लोग कर सकते हो बेटा, इस वीडियो को आप चाहें, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे जरूर शेयर करें बेटा। जब आप शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं बेटा, ठीक है, जितने भी फ्रेंड्स हैं जिनको जरूरत है, क्योंकि आप दूसरों को भेजोगे, अगर कोई ये फनी वीडियो है या कुछ भी है तो हर इंसान देखता है और खुश हो जाएगा वीडियो देख के। लेकिन अगर ये फनी वीडियो नहीं है, क्योंकि इसमें पढ़ना पड़ता है, आप लोग ये पढ़ते हुए तो बहुत तकलीफ होती है पढ़ने में, क्योंकि जब इंसान को सीखना चाहता है तो उसे बहुत तकलीफ होती है, वो उसका दिमाग कहता है नहीं 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 सीखना है। लेकिन बेटा देखो एक बात याद रखना, आपको कुछ काम जिंदगी में हमें करने पड़ते हैं हम ना चाहते हुए भी, क्योंकि वो लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग जब भी आपको पढ़ने का ना मन करे तो आप लोग एक चीज याद रखना और सोचो दिमाग से कि क्या पढ़ना हमारे लिए जरूरी है।
अगर इसका आंसर आपका दिमाग हाँ कर देता है तो बेटा तुरंत पढ़ना स्टार्ट कर देना। और जिस बच्चे का दिमाग ना कह रहा है तो उससे पूछना ना क्यों कह रहा है भाई, मुझे अपनी जिंदगी नहीं बनानी क्या? तो बेटा आप बनाएंगे जिंदगी अपना, तो आप वीडियो को देखिए, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा आप इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो हमारा फंक्शन f है वो r टू r है, मतलब रियल टू रियल जा रहा है। बी द सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन के बारे में हम एक क्वेश्चन कर चुके हैं तो इसके बारे में पढ़ चुके हैं। अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो 1, इक्वल टू 0 है तो 0 और x लेस देन 0 है तो -1। इसका g कह रहा है r टू r जा रहा है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और जो gx है वो क्या दे रखा है, इंटीजर x, और इंटीजर x जो है वो क्या होता है, लेस देन और इक्वल टू x। हमें क्या बताना है इसमें, देन डज फॉग एंड गॉफ कोइंसाइड इन 0 to 1। इस 0 to 1 का मतलब क्या है, आपको पता है 0 to 1 का मतलब क्या है। जो अब जो 0 to 1 है इसका मतलब क्या है, जो हमारा x होगा वो लेस देन इक्वल देन 1 और ग्रेटर देन क्या होगा 0। और अगर इसे नंबर लाइन में देखें हम तो 1, तो ये कंप्लीट काला हो जाएगा, मतलब 1 की वैल्यू होगी 1 से छोटी होगी और 0 जो होगा वो बबल में होगा। पता ही आपको, ये आराम से पढ़ते हैं, ठीक है बेटा। तो ये 0 से 1 जा रहा है, 1 की वैल्यू तो है लेकिन 0 की वैल्यू इसमें नहीं है। तो हम क्या करेंगे इसमें, अगर मैं fx बनाऊं, fx बनाने की कोशिश करूं इसमें, तो आप क्या बोलोगे, fx की वैल्यू 0 से 1 पे चेक करोगे ना। तो अगर मैं fx की वैल्यू बनाने की कोशिश करूं यहाँ पे 0 से 1 के बीच में, तो 0 से 1 के बीच में मतलब ये, तो आपका fx की वैल्यू क्या आएगी, हमेशा 1 आएगी। अब देख लो 0 और 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। तो क्या आएगा 0 और 0 से बड़ा क्या हो सकता है, हमारा 1 हो सकता है आंसर, ठीक है। अब क्या कुछ लग रहा होगा कि सर 0 भी तो हो सकता है, कैसे हो सकता होता, x इक्वल टू 0 पे 0 कैसा आ जाएगा, नहीं आएगा, ठीक है, नहीं आ सकता कोई भी। अब ये हमने किस पे चेक किया, इस पे चेक किया। अब gx को देखें, अगर हम gx की वैल्यू देखते हैं तो gx की वैल्यू जो है, gx क्या है हमारे पास, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अगर मैं बात करूं जो x है वो लेस देन 0 है और ग्रेटर देन लेस देन 1 है और ग्रेटर देन 0 है, तो ये कहां तक पार्ट आ रहा है, 1 से पहले वाले का पार्ट होता है, यहां से लेकर यहां तक का। तो आपको पता है जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो 0 से लेकर 0.999 समथिंग तक वैल्यू क्या देगा, आपको 0 ही देगा, ठीक है। इसके बाद अगर मैं x की वैल्यू 1 ले लूं तो x की वैल्यू 1 पे क्या देगा, 1 दे देगा, x की वैल्यू 1 पे 1 और 0 से 1 के बीच में 0। अब मुझे क्या निकालना है, फॉग। तो फॉग निकालने का मतलब क्या होता है, f के अंदर gx, तो जो gx है वो दो वैल्यू दे रहा है, तो gx है वो 0 से 1 के बीच में और x इक्वल टू 1 के बीच में। तो देखो तो x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में gx क्या दे रहा है, एक बार तो 0 दे रहा है और एक बार क्या दे रहा है, x इक्वल टू 1 पे 1 दे रहा है, मतलब f इक्वल टू 1। तो आप देख सकते हो fx इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये आ गया 0 और f1 की वैल्यू, x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो मतलब जो x है वो बिलोंग्स, तो ऐसे लिख सकता हूँ इसको, और x इक्वल्स टू 1 पे। अब हम देखते हैं गॉफ। गॉफ का मतलब क्या होता है, g के अंदर fx। अब g के अंदर fx है, इसका मतलब क्या है, इसमें भी दो केस बनेंगे, एक तो 0 से 1 के बीच में बनेगा और एक 1 के बीच में बनेगा। तो बना के देखते हैं, x बिलोंग्स टू 0 to 1 और x इक्वल टू 1। तो हमें पता है 0 से 1 के बीच में भी fx क्या दे रहा है, 0 से 1 के बीच में 0 और 0 से बड़ा, 0 और 1 के बीच में क्या दे रहा है, 1 दे रहा है f1। और यहाँ भी 1 पे भी क्या दे रहा है, f1 ही दे रहा है। तो आप देख सकते हैं ये इस पे भी 1 दे रहा है, इस पे भी 1 दे रहा है, क्योंकि f1 की वैल्यू क्या होगी, f1 की वैल्यू 1 ही होगी और यहाँ भी f1 की वैल्यू क्या होगी, 1 ही होगी। तो यहाँ पे क्या कह रहा था कि जो गॉफ है और फॉग है वो 0 to 1 में कोइंसाइड करना चाहिए। या गॉफ ने दे दिया 2 वैल्यू लेकिन फॉग नहीं, फॉग ने दे दिया 2 वैल्यू लेकिन गॉफ क्या दे रहा है, सिर्फ सिंगल वैल्यू, और वो क्या दे रहा है 1। तो ये एक दूसरे को कोइंसाइड नहीं करेंगे। तो इट कैन नॉट बी पॉसिबल कि फॉग एंड गॉफ कोइंसाइड टू ईच अदर ऑन इन 0 to 1। तो बेटा थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो आप
लाइक करें, शेयर करें और